हेलो, वेलकम टू एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और वहाँ पर हमने आपसे टू मेथड्स डिस्कस किए थे। एक तो हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन को प्रिपेयर किया था और एक हमने हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपको बताया था। तो आज मैं आपसे बात करूँगा फ्रॉम एल्कीन्स, यानी कोई एल्कीन अगर गिवन है तो उससे आप हेलो एल्केन किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो आप। तो इसमें देखिए आप बाय द एक्शन विद हैलोजन एसिड, अगर हमारे पास एल्कीन गिवन है और उसकी रिएक्शन आप हैलोजन एसिड के साथ कराते हो, आप एचएस के साथ में आप कराते हो, तो आप हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। आप मोनोहेलोजन कंपाउंड वहाँ पर आपको ऑब्टेन्ड होगा। अगर यहाँ पर हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करोगे अगर आप कि भाई कौन से हैलोजन एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो देख लीजिए अब आप। वैसे तो आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, HI, HBr, HCl एंड HF। HI हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होती है, सबसे लेस होगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, I नेगेटिव एन की मोर देन है देन अदर हैलोजन एटम्स। अगर आप कोई एल्कीन लेते हो आप और वो एल्कीन हमारा एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी HX आप लेके चल रहे हो, लेट अस सपोज मैंने HCl ले लिया, तो उस कंडीशन में आप डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमारा ब्रेकअप होगा दोनों कार्बन्स के बीच में, और वो पाई बॉन्ड होता है। आपको मालूम है जो ब्रेकअप होता है पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आसानी से बॉन्ड को ब्रेकअप होने के बाद हमें मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हो, चाहे तो आप Cl इसको दे दो, चाहे H इसको दे दो, चाहे आप Cl इसको दे दो, H इसको दे दो, जो मर्जी चाहो आप कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इससे बनने वाले प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एल्कीन कैसे हमारा सिमेट्रिकल है। तो जैसे लेट अस सपोज मैंने H इस कार्बन को दे दिया और हैलोजन एटम को इस कार्बन को दे दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, CH3 CH2 Cl। यानी आप बोल सकते हो इसको क्या बन गया, ये हमारा 1 क्लोरो इथेन बन गया। क्या बन गया हमारा जी, 1 क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर यही चीज़ आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में करते हो, आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे ये देख लीजिए आप, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जिन कार्बन्स के बीच में बन रहा है, आप ध्यान से देखो आप। अब यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एक तो हम मार्क एडिशन की बात करते हैं और एक हम एंटी मार्क एडिशन की बात करते हैं। अब आप देखिए, मैं पहले मार्क समझा रहा हूँ आपको। मार्क एडिशन में क्या है, जैसे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर HCl लिया है और यहाँ पे मैं मार्क एडिशन करना चाहता हूँ, मार्क एडिशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये तो मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया, मार्कोनिस रूल बोलते हैं इसको हम। इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए ये रूल क्या कहता है हमारे को कि जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, जो आपका जो हैलोजन एटम है वो उस कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और हाइड्रोजन उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। यानी आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को देखना है और हैलोजन एटम उस कार्बन एटम के पास में जा रहा है जिसके पास में हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, लेस होंगे, और हाइड्रोजन उस कार्बन को मिलेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स जो है हमारे, जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो यानी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये क्या हो गया Cl, और ये हो गया CH3। तो ये बन गया हमारे पास में 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या बन गया हमारे पास जी,
2 क्लोरोप्रोपेन बन गया जी। तो इस तरीके से आपका मार्क एडिशन हो रहा है। और मार्क एडिशन की खास बात यह है कि आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो HCl पे लगा दो, आप चाहो तो HBr पे लगा दो, ठीक है जी, आप चाहो तो HI पे लगा दो, कहीं भी आप इसको फॉलो कर सकते हो आप, अगर हम मार्क एडिशन की ऊपर बात कर रहे हैं तो ये तो मार्क सभी को समझ में आ गया होगा कि मार्क किस तरीके से अप्लाई करते हैं। भाई डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को देखना होता है। अब जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, हेलोजन एटम, आप उसे देंगे, और जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे आप उसे क्या देंगे, उसे आप हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करेंगे। तो आपका इस तरीके से मार्क एडिशन अप्लाई होता है। और एरो के ऊपर अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो ना, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे मेंशन करेगा कि मार्क एडिशन है या मार्कोनी रूल करके मेंशन करेगा। तो अगर एरो के ऊपर कुछ भी मेंशन ना किया हो, कोई कंडीशन ना दे रखी हो, तो आपको खुद ही समझ जाना है कि वहाँ पे आपने क्या करना है, मार्क एडिशन को ही फॉलो करना है, यानी मार्क एडिशन ही आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अब मैं बात करता हूँ आपसे, सेकंड हमारा क्या है जी, एंटी मार्क की बात करते हैं अब आपसे। एंटी मार्क रूल यानी कि परोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्क रूल भी बोलते हैं और परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब मैं आपके पास जो सेकंड कंडीशन लगाने जा रहा हूँ वो मैं एंटी मार्क की लगाने जा रहा हूँ। एल्कीन का ही केस चल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं परोक्साइड इफेक्ट की और एंटी मार्क एडिशन भी बोल सकते हैं इसको, एंटी मार्क एडिशन, ठीक है जी। तो अब इस रूल के ऊपर बात करने जा रहे हैं आपसे। अब जैसे कोई भी हमारा सेम अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या है, जैसे मैंने देखिए अब HBr लिया, HBr लिया हमने, इसके ऊपर आप एंटी मार्क रूल अप्लाई करने जा रहे हैं आप। अब इसमें क्या होगा, आपको जब भी एग्ज़ाम में एंटी मार्क रूल की बात आप जहाँ पे भी कर रहे होगे आप, तो वहाँ पर एरो के ऊपर आपको परोक्साइड मेंशन किया हुआ मिलेगा, या जब भी आप खुद भी लगा रहे हो आप, तो आपने क्या करना है, परोक्साइड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करानी है। अब इसमें होता क्या है, देखिए जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है ना जी, आपने वहाँ पे देखना है जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसे तो आप क्या करेंगे, हेलोजन एटम देंगे, और जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसे आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे आप। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका भाई CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया जी आपका Br। तो क्या बन गया हमारे पास में, आप देख रहे हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें खास इंपॉर्टेंट बात जो होती है ये है भाई, नोट में एक डाल देंगे, एंटी मार्क रूल कैन बी ओनली applied with HBr। इट इज बिकॉज, अगर आपसे बोले क्या रीजन है इसका, इट इज बिकॉज both the steps of the reaction are, आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक, both the step of the reactions are एक्सोथर्मिक। एक्चुअली में रिएक्शन का जब मैकेनिज्म दिखाएंगे ना यहाँ पर अभी हम आपको, तो इससे पता चलेगा कि रिएक्शन आपके 2 स्टेप्स में हो रही है, और उन्हीं 2 स्टेप्स में से क्या है, दोनों स्टेप्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दोनों स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि आपके एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब जब कभी भी एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है हमारी। तो परोक्साइड इफेक्ट जो है हमारा वो केवल किस में देखने को मिल रहा है, HBr के केस में ही देखने को मिल रहा है। क्या रीज़न क्या है उसका, कि दोनों के दोनों इफेक्ट जो स्टेप्स हैं हमारे रिएक्शन के, वो कैसे हैं हमारे, एक्सोथर्मिक हैं। लेकिन अगर यही बात करते हैं ऑन द अदर हैंड
in case of HF and HCl, in case of HF and HCl, the second step of the reaction in which carbon radical reacts with HF and HCl are endothermic. HF and HCl are endothermic. तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है हमारी। तो उनमें से क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप तो HF और HCl के साथ में एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है जिसमें हमारा कार्बन रेडिकल जो होता है, एल्कीन की बात चल रही होती है, जो वहाँ से जो रेडिकल मिल रहा होता है, अगर वो HF और HCl के साथ में जब रिएक्शन देता है तो वो स्टेप कौन सा होता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। तो जिसकी वजह से रिएक्शन अनफेवरेबल हो जाती है पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए। ठीक है जी। अब आप देखिए ये वाली बात हो गई। एंड बट इन केस ऑफ HI इवन फर्स्ट स्टेप of the reaction in which alkene reacts with iodine radical is, आप बोलेंगे एंडोथर्मिक, so that we may say that peroxide effect is not applied with, क्या बोलेंगे हम, HCl, HF एंड HI। ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई आपकी कि भाई हमारा जो है पेरोक्साइड इफेक्ट HBr पे ही क्यों लगता है और HF, HCl और HI पे क्यों नहीं लगता है। तो आई थिंक सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सभी को कि रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में हो रही है, वो 2 स्टेप्स में हो रही है। और उन्हीं 2 स्टेप्स में आपका HCl, अगर हम बात करते हैं HF और HI, तो उनमें से क्या है, एक स्टेप उनका क्या हो जा रहा है, हमारा एंडोथर्मिक हो जा रहा है, जो रिएक्शन को अनफेवरेबल बना रहा है, किसके लिए, पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बात करते हैं हम। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई लिमिटेशन कहाँ पर आ रही है पेरोक्साइड इफेक्ट की। अब देखिए, आप अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाना है आपने, मैकेनिज्म वही रिएक्शन होती कैसे है एक्चुअली में, हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रही है आपकी। तो इसमें क्या होता है, देखिए अब पेरोक्साइड के तौर पे हम बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया किसके लिए, बेंजोइल पेरोक्साइड के लिए। तो इसको बोलेंगे हम बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है जी। ये जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आपसे। आप बोलेंगे इसको इनिशिएशन स्टेप भी बोल सकते हो आप, इनिशिएशन स्टेप।
रिएक्शन को इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं। अब आप देखो इन ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड ग्रुप है हमारा, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है हमारा, इस तरीके से देख लीजिए आप। दोनों अपने एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इस तरीके से। तो फाइनली क्या हो जाएगा, C6H5, ये देख लीजिए आपका CO हो गया और ये हो गया O, और ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल इस साइड से बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल आपका इस साइड से बन जाएगा। अब देखिए कार्बन, अब यहाँ पर भी आपका देखो ये बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, क्लीवेज हो रही है, इस बॉन्ड की क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है, आप देख रहे हो आप इस तरीके से। ये फिनाइल ग्रुप है जो हमारा, कार्बन और उसके बीच में जब बॉन्ड क्लीवेज होगी तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी CO2 बन करके बाहर हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, वो भी कितने, 2। अब आप देख लीजिए फिनाइल का फ्री रेडिकल बन गया, ये क्या बन गया हमारा, आप बोलेंगे फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया जी, फिनाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया हमारा। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि फिनाइल का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फिनाइल का जो फ्री रेडिकल है यानी कि C6H5 है, ये देखिए ये क्या करता है, HBr के साथ में देखो रिएक्ट कर रहा है। अब दोनों के बीच में बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है सेम एज इट इज़। भाई दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो H अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके C6H5 के साथ क्या बना देगा, C6H6 बना देगा, यानी कि ये बेंजीन बन जाएगी हमारी। और साथ में ये क्या मिल जाएगा, Br का रेडिकल मिल जाएगा, देख लो आप, ब्रोमीन का ये रेडिकल हमारा मिल गया हमारे को। अब यहाँ पे हमारा इनिशिएशन स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारे को फाइनली क्या दे रहा है, एक रेडिकल प्रोड्यूस करके दे रहा है Br का। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो सेकंड स्टेप होता है, स्टेप सेकंड, इसमें मैं आपसे बात करूंगा चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप, इस स्टेप की ज़रूरत तो हमारे को भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए वो दे रहा था हमारे को इनिशिएशन स्टेप। मेन रिएक्शन जो हमारी जो है, जो 2 स्टेप्स को लेकर के मैंने बात जो करी थी आपसे अभी, जो मैं लिमिटेशंस की बात कर रहा था पेरोक्साइड इफेक्ट की, वो प्रोपेगेशन स्टेप के ही दोनों स्टेप हैं। यानी जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप बोला था मैंने वहाँ पर कि भाई एक पे एंडोथर्मिक है और एक पे एक्सोथर्मिक है, वो सारी बातें जो मैंने बोली थी आपको, तो वो मैंने दोनों स्टेप किस में से ले रखे हैं, प्रोपेगेशन स्टेप में से। तो मैं प्रोपेगेशन स्टेप के रिगार्डिंग वहाँ पे बात कर रहा था आपसे। अब आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, ये चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप हमने लेना है। क्या लेना है जी, हमने यहाँ पर चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब देखिए चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप लेना है हमारे को। अब उसमें क्या था हमारे पास, जैसे आप देख रहे थे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास में, ये देख रहे हो। अब ये Br का रेडिकल है। अब क्या होता है, देखो दोनों के बॉन्ड में क्लीवेज होगी, ये देखो आप, दोनों कार्बन्स के बाद अपने अपने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जब बॉन्ड ब्रेकअप करोगे आप। अब एक्चुअली में जो सेकेंडरी रेडिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से जो Br होगा इसके साथ में अटैच हो जाएगा और ये जो कंपाउंड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेकेंडरी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये हो गया CH3, ये CH का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास आ गया, देख लो आप, और ये CH2 को क्या मिल गया, ये Br। आप बोलेंगे ये क्या हमारा मोर स्टेबल है, ये क्या हमारा मोर स्टेबल है, ठीक है जी। तो प्रोपेगेटिंग के अकॉर्डिंग ये हमारा इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए अब इसी का जो सेकंड स्टेप, जो प्रोपेगेशन रिएक्शन जो आगे चल रही है हमारी, तो ये हमारा इसका देख लीजिए रेडिकल की फॉर्म हो गई, ये CH2 है और ये Br है। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है फर्दर HBr के साथ, ये देखिए आप।
तो यहाँ पर भी बॉन्ड की क्लीवेज होगी इस तरीके से। अब H किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, H किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा भाई, इसके साथ में, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के। तो फाइनली ये हो जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2 और ये Br। भाई ये पोजीशन क्या है आपकी, मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसी के साथ में बॉन्डिंग होनी है। तो आप देख लीजिए, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। यानी कि रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ तक आपकी इस तरीके से हो रही थी और आपको मेन प्रोडक्ट मिल रहा था। अब टर्मिनेटिंग स्टेप को लेकर के बात करें कि रिएक्शन टर्मिनेट किस तरीके से होती है, तो आप कह सकते हो थर्ड स्टेप है हमारा, स्टेप थर्ड, इसको बोलेंगे हम चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। अगर हम चैन टर्मिनेटिंग स्टेप की बात करते हैं, जिससे कि जहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में जैसे अब आपका देखो, जैसे पहले मैं बोलूँ कि आपका ये Br का जो रेडिकल यहाँ पे मिल रहा है, देखो आप, ये क्या बन गया हमारा, जब H मिल गया था तो यहाँ पे Br का रेडिकल आपका बच रहा था। अब आप देखो, यही जब Br का जो रेडिकल है, यही Br का जो रेडिकल है कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, Br के रेडिकल के साथ, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देगी, दोबारा से इसको इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सेकंड है, जैसे हमारा देखिए, ये देखिए CH3 है, ये हमारा एल्कीन का रेडिकल था हमारे पास में। जब मान लो ये Br का रेडिकल आपके इसके साथ में रिएक्शन कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा हमारा भाई, CH3 CH और ये देख लीजिए Br, और ये क्या हो जाएगा CH2 Br। यहाँ पे भी रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देगी हमारी, क्योंकि रेडिकल आपका ब्रोमीन रेडिकल के साथ में कंबाइन हो गया यहाँ पे। थर्ड कंडीशन, अब मान लीजिए यही चीज़ थी हमारी भाई, एल्कीन का जो रेडिकल था हमारा, एल्कीन का जो रेडिकल था, यानी ये देखिए आप, अगर ये सेकंड मतलब मोल जो है वो भी रेडिकल का ही हम ले लेते हैं, जैसे हम ये देखिए आप, जब ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तब भी तो रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देगी हमारी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में रिएक्शंस आपस में होंगी तो आपका रिएक्शन आगे हमारी कंटिन्यू होना बंद हो जाती है, और यानी इसी को बोलते हैं हम चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो आई थिंक सो एल्कीन का केस आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से अब आप यहाँ पे मार्क और एंटी मार्क रूल की बात कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं, जैसे हमारे पास हमने कोई एल्कीन लिया हुआ है, अगर वहाँ पे मान लीजिए कि अब हम HX की बात ना करके, हम HX की बात ना करके हम एडिशन ऑफ हैलोजन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है जी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, और ये Br2 है, ठीक है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 है, CCl4 सॉल्वेंट है हमारा। अब इस कंडीशन में एक्चुअली में ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। जब ये इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करके ये बना लेगा हमारा CH2Br, CH2Br, तो ये हमारा कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? कलरलेस। यानी ये क्या बन गया था 1,2 डाई ब्रोमो इथेन।
ये स्टेप बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और एक सिमेट्रिकल में जैसे एल्केन है, अगर कोई एल्केन दिया हो और कोई एल्कीन या एल्काइन दे रखा हो ना, तो आप उसको अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि भाई कौन सा उसमें क्या है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन है, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को प्रिडिक्ट करने के लिए आप इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ कर सकते हो आप। तो इस मेथड से आपको अगर कोई अनसैचुरेटेड आपको दिया हुआ है कोई हाइड्रोकार्बन, तो वो जो ब्रोमीन है वहाँ पे जो ऐड कर रहे हो जिसका कलर आपका रेडिश ब्राउन होता है, और जो रिएक्शन मिक्सर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का जो मिक्सर है हमारा, ठीक है जी, किसका, ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, अगर वो आप कोई टेस्ट ट्यूब में आपको दे रखा हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें आप ऐड करते हो आप, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो आप, तो वहाँ के लिए ये मेथड आपका सुटेबल हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक छोटी सी बात और मैं यहाँ करना चाहूँगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन, अगर हम एलाइलिक हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हमारा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि जिसको आप प्रोपीन बोलते हो आप। अब होता क्या है एक्चुअली कि मतलब अगर आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो 773 केल्विन टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे देते हो आप, तो उस कंडीशन में हाई टेम्परेचर पे हमारी एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अब आप क्या करा रहे हो, आप Cl2 के साथ में रिएक्ट करा रहे हो आप, ठीक है जी, Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, हैलोजिनेशन करा रहे हैं इसकी, तो उस कंडीशन में आपकी एडिशन रिएक्शन ना होकर के कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे नेक्स्ट जो कार्बन एटम है उस कार्बन के साथ में क्या होता है, हैलोजन एटम अपनी हैलोजिनेशन रिएक्शन कराता है, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहाँ पे फॉलो होता है। और आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और हम कह सकते हैं CH2Cl, ये हो गया HCl। वहाँ पर हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल भी होती है और मोर इजीली यानी कि कन्वीनियंटली हमारी वहाँ टेक प्लेस करती है। अगर आप एडिशन रिएक्शन को टेक प्लेस कराते हो आप वहाँ पर, तो वो रिएक्शन आपके रिवर्सिबल भी होती है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है फर्दर अपनी डीहैलोजिनेशन करा देता है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से आपकी जो रिएक्शन है वो एडिशन ना हो करके हमारी कौन सी ज़्यादा फेवरेबल होती है हमारे लिए, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको कभी भी एलाइलिक हैलोजिनेशन की बात करनी है तो एडिशन में नॉर्मली क्या होता था, डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता था, आप देख रहे थे। लेकिन एलाइलिक के केस में क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है जी, तो आपका एडिशन रिएक्शन ना होकर के कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है वहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल। अगर यहाँ पे एडिशन की बात करेंगे तो वो रिवर्सिबल भी होगी, और जितना मतलब टाइम प्रोडक्ट बनने में लगेगा उससे भी कम टाइम में क्या होगा, प्रोडक्ट वापस बैक यानी कि रिवर्स हो जाएगा। तो ये उसकी एडिशन की लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है वहाँ पर। तो आप ये होगी बात आपकी एलाइलिक हैलोजिनेशन की। अगर कोई भी एल्कीन दे रखा है हमारा एलाइलिक फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से आप उसकी हैलोजिनेशन को करा सकते हो। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मेथड की। ये तो हो गया हमारा एल्कीन। तो आपने एल्कीन में देखा कि भाई हमने मार्क एडिशन, एंटी मार्क एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते थे उसको, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से फॉलो करना है। और मार्क की तो कोई लिमिटेशन नहीं थी, बट एंटी मार्क के लिए मैंने लिमिटेशंस बताई आपको कि भी कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, केवल HBr पे अप्लाई करना है और कहीं पर भी आप एंटी मार्क रूल की बात नहीं करेंगे आप। अब नेक्स्ट आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, अगला जो मेथड है हमारा, जो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फोर्थ मेथड कह सकते हो आप, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ
फैटी एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, किसको बोलते हैं भाई हम, RCOOAG, ये है। तो ये एक आपकी नेम रिएक्शन भी होती है, हंस डेकर रिएक्शन बोलते हैं इसको। कौन सी रिएक्शन बोलते हो, हंस डेकर रिएक्शन बोलते हो। ये एक नेम रिएक्शन भी है, तो इम्पोर्टेंट है नेम रिएक्शन, आप ध्यान देना इसको थोड़ा सा। अब आपका देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, COO है, AG है। आप इसकी रिएक्शन एक्चुअली में Br2 के साथ कराते हो आप, ठीक है जी, CCl4 लेकर के। तो होता क्या है कि Ag जो मेटल है Br के साथ मिलकर के एक तो AgBr एलिमिनेट कर देता है, और यहाँ से कार्बन जो है, ठीक है जी, इन दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यहाँ क्लीवेज हो जाएगी बॉन्ड की, CH3 और C के बॉन्ड की। और कार्बन क्या करेगा, अपने बॉन्ड जब फाइनली ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, जो Ag के साथ में आपका बॉन्ड ब्रेकअप हुआ था ऑक्सीजन का, तो कार्बन जो अपने बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, पीछे भी बात हो चुकी है हमारी, CO2 की एलिमिनेशन हो जाती है। अब CH3 रह गया और एक Br मिल गया, दोनों रह करके आप दोनों मिल करके क्या बना देंगे भी हमारे लिए भाई, CH3Br। देखिए Ag और Br मिल करके AgBr निकल गया, और यहाँ पे CO2 की एलिमिनेशन हो जाती है, CH3 और ये Br मिल करके क्या बनाएंगे, CH3Br, यानी कि ब्रोमो मीथेन। क्या बन गया हमारा जी, ब्रोमो मीथेन, ठीक है जी। तो ये आप R ले सकते हो, यहाँ पे कोई सी भी कार्बन की चेन ले सकते हो आप। जर्नल में बात करूँ तो ये हो जाएगा RCOOAG। इसका नाम क्या हो गया वैसे ऊपर वाले का, सिल्वर एसीटेट नाम है इसका। क्या नाम है जी, सिल्वर एसीटेट। अब देखो ये सेम लिया Br2, और ये क्या हो गया CCl4, और ये हो जाएगा RBr प्लस में CO2 गैस हो गई, और ये हो जाएगा AgBr, यानी कि आपका ब्रोमो एल्केन बन रहा है, ब्रोमो एल्केन। इस R की जगह कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हो आप, तो उसका कंडीशन मान लो बेंजीन लगा देता तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बन जाती है हमारी। तो नेम रिएक्शन आपकी कौन सी यहाँ पे है, ये हमारी भाई हंस डेकर रिएक्शन है। तो इसी के साथ ही हमारे 4 मेथड्स हो गए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं। तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, लास्ट मेथड रह गया हमारा इस कैटेगरी के अंदर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल मेथड हम लेने जा रहे हैं, 5th मेथड है हमारा। आप कह सकते हो यहाँ पर क्या हमारा, फ्रॉम एल्केन। अगर हम एल्केन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो एल्केन में क्या होता है, आप हेलोजिनेशन कराते हो। आप क्या कराते हो जी, आप हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में किसके साथ में ट्रीट कराते हैं, X2 के साथ में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली में ये जो मेथड आपका है वो आपको ना एक मिक्सर प्रोवाइड करता है हेलोजन कंपाउंड्स का। तो उन मिक्सर में अलग अलग कंपोनेंट को अगर आप सेपरेट करने की बात करें तो लैब के हिसाब से देखें तो लैब में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं तो उनमें हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें तो लैब में ही वर्किंग करनी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है अगर हम हेलोजिनेशन करा करके किसी एल्केन के केस में हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं। हाँ, प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हेलोजन कंपाउंड्स का एक मिक्सर मिल रहा है जिसको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्चुअली। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने CH4 ही ले लिया, अगर मैं इसके Cl2 के साथ कराता हूँ रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है HNO, तो ये क्या बना के देगा मुझे, CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसकी दोबारा से कराता हूँ Cl2 के साथ, फिर दोबारा देख रहा हूँ, अपने आप ही होता रहेगा वो, यानी एक बार आपने अगर स्टार्ट करा तो रिएक्शन आपकी कंटिन्यू अपने आप आगे होती चली जाएगी। फिर अब जैसे देखो एक HCl और निकल गया, तो ये हो जाएगा CH2Cl2, इसको क्या बोलेंगे भाई, आपका 1,1 डाइक्लोरोमीथेन हो गया। अगर आपका दोबारा से ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये आपका CHCl3, इसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो आपका वैसे नाम तो 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन तो होता ही है, बाकी इसका क्लोरोफॉर्म भी नाम होता है। अगर दोबारा से इसके Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये आपका हो जाता है CCl4, इसको बोलते हो कार्बन
टेट्रा क्लोराइड। तो ये हमारे को क्या दे रहा है, एक मिक्सर दे रहा है, ठीक है जी। तो ये मिक्सर में आपको क्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, 1,1 डाई क्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म में मिल रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिल रहा है। अब इनको हमारे को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अलग करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है हमारा, अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर हैलोजन कंपाउंड की हमारी रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन अगर यही चीज़ जैसे एक कार्बन की बजाय मैं मान लीजिए अब आपकी चैन थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ मैं, ये हो गया। अब थोड़ी सी और भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इस मेथड के अंदर, कि जैसे अब आप मान लीजिए Cl2 के साथ करा रहे हो आप। अब तो ये हैलोजन एटम इस यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है, तो दोनों की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये एक्चुअली में अगर आप हैलोजिनेशन कराते हो आप, तो ये आइसोमर्स बना करके देता है आपको। आइसोमर्स का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर भी हमारा CHCl देखो लग रहा है, और ये भी हमारा इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको पता है सेकेंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकेंडरी जो रेडिकल्स होते हैं वो प्राइमरी वाले से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी वाला जो है, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि लेस अमाउंट में बनेगा। तो अगर टर्सरी की भी बात कहीं अगर आगे चल के अगर होती है यहाँ पर, तो फिर टर्सरी वाला ज़्यादा रेशो में बनता हमारे पास में, क्योंकि स्टेबिलिटी टर्सरी वाले की ज़्यादा होती है। तो इसमें तो हम टर्सरी की बात तो कर नहीं सकते अगर प्रोपेन की चैन हमारे को गिवन है तो इसलिए मैंने 2 के ऊपर ही आप ये बात आपको समझाई है यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई आपकी जैसे हैलोजिनेशन की। Br2 के लिए भी सेम ऐसे ही कर लोगे आप रिएक्शन। अगर आप Br2 के साथ बात करते हैं, मान लीजिए ये मैंने Br2 लिया H, तो ये क्या हो जाता है HBr, और ये हो जाता है आपका CH3Br, तो यानी कि ब्रोमोमीथेन हो जाता। तो रिएक्शन आगे जैसे ये वाली बढ़ाई थी, आप इसको भी ऐसी बढ़ा सकते थे आप। तो एंड फाइनली हमारा ब्रोमोफॉर्म बन जाता और कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड बन जाता हमारा, तो आप कर सकते थे आप उसको। बाकी थोड़ा सा आइडो की बात कर लेते हैं। जैसे CH4 है, अगर आप आइडोनेशन कराते हो तो ये रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अब आपका CH3 तो बनाता ही है, साथ में HI जो बनता है, HI की प्रॉब्लम ये है कि दोबारा से अपने आप को ऑक्सीडाइज करा देता है। HI दोबारा से अपने आप को ऑक्सीडाइज करा करके वापस यही प्रोडक्ट दे देता है। तो इसके लिए फिर हमारे को क्या है, अगर आप इसको रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर इरिवर्सिबल बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है हमारा, जैसे HiO3 होता है हमारा, HNO3 होता है, और आप कह सकते हो आप Hg होता है, HgO। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है जी। विच डिस्ट्रॉयज, ठीक है जी, विच डिस्ट्रॉयज किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, HI को प्रोड्यूस्ड। जो HI प्रोड्यूस्ड हुआ रखा है ना हमारा, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जिसकी वजह से फिर रिएक्शन आगे ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो रिएक्शन हमारी रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो अगर इरिवर्सिबल बनाना होता है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो केस था मैंने आपको आज बताया, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का केस था। तो आई थिंक सो सभी को एल्केन्स की प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। रिएक्शंस को जितने नंबर ऑफ टाइम आप रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा ध्यान में रहेंगी फिर आपके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो कंडीशंस वगैरह बताई जाती हैं, जो प्रेजेंस हम लेके चलते हैं रिएक्शन में, जो रिजल्ट वगैरह की बात हो रही होती है, तो वो तभी ध्यान में रहेंगे जब आप थोड़ा सा उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। तो नोट कर लीजिए सभी, आप सभी।